हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस नसीर। वीडियो को शुरू करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तो दोस्तों, इस्लाम के सेकंड कैलिफ यानी कि दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्होंने एक छोटी सी रियासत मदीना को एक्सपेंड करके आधी दुनिया तक फैला दिया। तो आज की वीडियो में हम आधी दुनिया पे हुक्मरानी करने वाले इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब के 10 बड़े कारनामों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैतुल माल। दोस्तों, हजरत उमर ने 13 हिजरी यानी कि 634 एडी में बैतुल माल कायम किया, जिसका मकसद ये था कि बैतुल माल के खजाने में से दौलत को इक्वली डिवाइड करके मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद की जाए और पब्लिक प्रोजेक्ट्स को भी बनाने के लिए बैतुल माल में से रकम दी जाए। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल इस इंस्टीट्यूशन को देखा जाए तो ये पब्लिक वेलफेयर यानी कि अवाम की खिदमत करने के लिए बनाया गया था। नंबर 2, एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक स्टेट। दोस्तों, हज़रत उमर ने अपनी लीडरशिप के अंदर उस वक्त की दोनों सुपर पावर्स रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इस्लाम की एक छोटी सी रियासत मदीना को इस कदर एक्सपेंड किया कि हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में इराक, ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन, लेबनान, इजिप्ट और कुछ अफगानिस्तान के बीच से तुर्कमानिस्तान और साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान का इलाका भी आपके अंडर आता था। नंबर 3, इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। दोस्तों, हजरत उमर फारूक ने 17 हिजरी यानी कि 638 एडी में इस्लामिक हिजरी कैलेंडर को इंट्रोड्यूस करवाया। दोस्तों, इस कैलेंडर को अरेंज इस तरह से किया गया कि इसकी शुरुआत उस दिन से की गई कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी, और इसी हिजरत करने की वजह से इस कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर कहा जाता है। और दोस्तों, आज चाहे दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, चाहे उसका ताल्लुक सुन्नी फिरके से हो या चाहे वो शिया हो, वो हजरत उमर के इजाद किए इस कैलेंडर को जरूर इस्तेमाल करता है और इसी का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम के इम्पोर्टेंट दिनों के बारे में वो जान सकता है। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात इस कैलेंडर के बारे में कि ये कैलेंडर चांद के मुताबिक चलता है, इसीलिए इस कैलेंडर को कमरी यानी कि लूनर कैलेंडर भी कहा जाता है। नंबर 4, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट पुलिस डिपार्टमेंट। दोस्तों, हज़रत उमर ने 14 हिजरी यानी कि 636 एडी में दुनिया के पहले इंसाफ पर मबनी पुलिस डिपार्टमेंट को मदीना की रियासत में बनाया। दोस्तों, हज़रत उमर की बनाई गई पुलिस फोर्स का मकसद भी आजकल की पुलिस फोर्स की तरह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और अवाम को सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करना था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि हज़रत उमर की बनाई गई पुलिस फोर्स दुनिया की पहली इंसाफ पर मबनी पुलिस फोर्स थी, और आप आजकल की पुलिस फोर्स को तो जानते हैं कि वो कितनी इंसाफ पर मबनी है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर किसी आम बंदे के साथ भी कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर कोई ज्यादती करता था तो उस आम बंदे के पास भी इतनी एक्सेस होती थी कि वो खुद जाकर खलीफा वक्त हजरत उमर बिन खत्ताब से इस बात की कंप्लेन कर सकता था। नंबर 5, कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलम। दोस्तों, हजरत उमर ने अपनी खिलाफत के दौरान 17 हिजरी यानी कि 638 एडी में यरूशलेम यानी कि मस्जिद अक्सा को फतह किया। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि 636 एडी में यरमूक की जंग के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत जो थी वो शाम से निकल चुकी थी, जिसकी वजह से यरूशलेम गैर महफूज यानी कि अनसेफ हो गया था और मुसलमानों के पास इससे अच्छा मौका नहीं था कि वो यरूशलेम को फतह करें। तो दोस्तों, इसी सिचुएशन को देखते हुए हजरत उमर फारूक ने एक डेलीगेशन यानी कि एक वफद यरूशलेम शहर में भेजा। ये डेलीगेशन यरूशलेम शहर में रहने वाले ईसाइयों से नेगोशिएट करने गया कि आप लोग हथियार डाल दें, जिस पर क्रिश्चियंस को लीड करने वाले ईसाई कमांडर पैट्रियार्क सोफोनियस ने अपनी और अपने जो ईसाई लोग थे उनकी हिफाजत और मजहबी आजादी के बदले में सरेंडर करना कबूल किया। इसके बाद 26 अप्रैल 638 एडी यानी कि 1 रजब 17 हिजरी को हजरत उमर फारूक यरूशलेम में दाखिल हुए और इस तरह यरूशलेम का शहर पहली दफा मुसलमानों के कब्जे में आ गया। और हजरत उमर फारूक ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि यहूदियों और ईसाइयों को भी अपने मजहबी मकामात पर जाने की मुकम्मल आजादी दी। नंबर 6,
انکریجمنٹ آف ایجوکیشن. دوستو حضرت عمر نے اپنے پورے دور خلافت کے اندر علم اور تعلیم پر بھرپور زور دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس سے پہلے عرب کے لوگ کس قدر جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. اسی کے چلتے آپ نے کئی مدارس قائم کیے اور اسکالرز کو اسلامی نالج کو امپلیمنٹ اور پریزرو کرنے کی ترغیب دی، جس سے مسلم کمیونٹی کی انٹلیکچوئل گروتھ ہوئی. نمبر 7، کنسٹرکشن آف کینالز اینڈ روڈز. دوستو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں بہت سے پبلک پروجیکٹس شروع کیے، جن میں نہروں اور سڑکوں کی تعمیر بھی شامل تھی، جس کا مقصد پوری سلطنت میں تجارت، ایگریکلچر اور کمیونیکیشن کو بہتر بنانا تھا. ان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس نے اکنامیکل گروتھ اور آپس میں رابطے یعنی کہ کنیکٹیویٹی کو بہتر بنایا. نمبر 8، انسٹیٹیوشن آف سوشل ریفارمز. دوستو حضرت عمر فاروق نے اپنے پورے دور خلافت کے اندر بہت سی سوشل ریفارمز کی، جس کا مقصد انصاف یعنی کہ جسٹس اور مساوات یعنی کہ ایکوالٹی کو فروغ دینا تھا. ان ریفارمز میں صدقہ، زکوٰۃ، بیواؤں اور یتیموں کی ویلفیئر اور اسراف یعنی کہ فضول خرچی اور کرپشن کو روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے. نمبر 9، کوڈیفیکیشن آف اسلامک لاز. دوستو حضرت عمر فاروق نے 15 ہجری یعنی کہ 636 AD میں اسلامک لاز کو پوری طرح امپلیمنٹ کرنا شروع کیا اور اسلامک فقہ کو قائم کیا، جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے مثال اور بنیاد بن سکے. اس کوشش نے قانونی طریقوں کو معیاری بنایا اور اس طرح اسلام کی بڑھتی ہوئی ریاست میں اسلامک لاز امپلیمنٹ ہونا شروع ہوئے اور پوری سلطنت میں عدل و انصاف قائم ہوا. نمبر 10، پرسنل ماڈیسٹی اینڈ انٹیگریٹی. دوستو حضرت عمر فاروق ذاتی طور پر تقوی، عاجزی اور دیانتداری کی ایک اعلیٰ مثال تھے. آپ کے رولنگ پیریڈ کے دوران انصاف، اکاؤنٹیبلٹی اور سادگی ہر طرف نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر نہ صرف ریاست میں بسنے والے مسلم لوگوں کے دلوں میں پیار، محبت اور عزت رکھتے تھے، بلکہ ریاست میں رہنے والے غیر مسلم بھی آپ کے اقدامات سے متاثر ہو کر آپ کی بے انتہا قدر اور آپ سے بے انتہا پیار کرتے تھے. دوستو یہ تھے حضرت عمر کی زندگی کے 10 اہم ترین کارنامے. Hope you guys like the video. If you are more stuff like this, subscribe. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.